वेरी गुड मॉर्निंग। 3 जुलाई और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। इसमें से पहली न्यूज़ ये है कि केरला गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। ये ड्रीम केरला प्रोजेक्ट किसके लिए होगा? जो कोविड-19 के दौरान अपनी जॉब को लॉस कर चुके हैं, तो वो पर्सन जो घर वापस लौटे हैं और किसी न किसी फील्ड में अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को कैसे यूटिलाइज किया जाए और उससे कैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, इस पर हम फोकस करें। तो इसके लिए केरला गवर्नमेंट ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, आप बताइएगा कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक मिशन लॉन्च किया था, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उस प्रोजेक्ट का नाम बताइए जो कोविड-19 के दौरान बाहर से लौटने वाले जो भी पर्सन्स हैं उनको कैसे वेरियस फील्ड में जॉब प्रोवाइड की जाए। तो उसका एक प्रोजेक्ट का नाम है, आपको एक कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी सेकेंड न्यूज ये है। सेकेंड न्यूज में आपसे बोला है कि वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में क्या किया है, $400 मिलियन का एक लोन प्रोवाइड किया है। और ये लोन प्रोवाइड किया गया है रेजोवेंटिंग गंगा के लिए, मतलब क्लीन गंगा मिशंस के लिए ये $400 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत इसका फोकस होगा, यानी पूरी तरीके से गंगा को हम पोल्यूशन फ्री कैसे बनाएं, ठीक है। इसके लिए ये $400 मिलियन का लोन दिया गया है। आगे बात करते हैं। यानी आगे बात करने से पहले आपको बता दें कि एग्जाम सालक को आप फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक, जहां पर मिलते हैं आपको डेली अपडेट। और ये अपडेट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और एमसीक्यू वाले पार्ट पर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें से पहला एमसीक्यू आपसे पूछा है कि इंडिया ने भी हाल ही में किस कंट्री के साथ एक पास एक्स नेवल एक्सरसाइज प्रमोट की है, ठीक है। ये कहाँ पर? इंडियन ओशंस में। और तो इसका सही आंसर क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर देखिए है जापान। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, इंडियन नेवी और जापान के बीच में ये पासेस एक नेवल एक्सरसाइज है। इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज और होती है यूएसए के साथ में, जिसका नाम है मालाबार। आप लोग जानते होंगे मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। तो ये जो पास एक्स नेवल एक्सरसाइज है ये इंडियन ओशंस में कराई जाएगी और ये कहाँ पर होगी? मलक्का स्टेट पर, इंडियन ओशंस के रीजन में। मलक्का स्टेट वो पॉइंट है जहाँ पर ईस्ट एशिया और चाइना का लगभग बहुत ज़्यादा कारोबार इस पर डिपेंड करता है। चाइना का लगभग 60% कारोबार जो होता है मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है, यानी ट्रेड इसका यहाँ से होकर गुजरता है। अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि ये जो एक्सरसाइज है ये तब हो रही है जब इंडिया और चाइना और जापान के बीच में बहुत सारी टेंशन चल रही है, जैसे गलवान वैली पर और सेनकाकू आइलैंड यानी जो जापान का है, वहाँ पर भी इंडिया और जापान और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है। तो तब ये एक्सरसाइज कराई जा रही है। इस एक्सरसाइज के बारे में अगर हम बात करें तो ये 15th एक्सरसाइज है लास्ट 3 ईयर्स में दो नेशंस के बीच में। इसमें कौन कौन से शिप पार्टिसिपेट करेंगे, हालांकि ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आईएनएस जो राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर है, राणा है, तो ये सारे आईएनएस कुलिस है, तो ये सारे जो है शिप पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना है कि इंडिया और जापान के बीच में, एक कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा एक क्वेश्चन कि इंडिया और जापान के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। उस आर्मी एक्सरसाइज का आपको नाम यहाँ पर बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, यानी सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है पूरी तरीके से एंटायर डिस्टर्ब एरिया फॉर द 6th मंथ, यानी दिसंबर तक ये डिस्टर्ब्ड एरिया जो है डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर द अफस्पा एक्ट, ठीक है। कौन से स्टेट में किया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है क्या? नागालैंड। नागालैंड में अगले 6 महीनों के लिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया है। इसके बारे में अगर हम डिटेल से चर्चा करें तो मैं आपको बताऊं कि डिस्टर्ब एरिया जो है डिक्लेयर कर दिया गया है 6 मंथ के लिए, जो कि 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा। ये डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया है अंडर द अफस्पा एक्ट। अफस्पा क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में ये पारित किया गया था। इसके अंतर्गत आर्मी को पूरी तरीके से एक पावर दी जाती है कि वो कहीं पर भी आर्मी रूल, मतलब जिस एरिया में है वहाँ पर आर्मी रूल लगा सकती है, उसमें किसी भी पर्सन की जांच कर सकती है, किसी भी पर्सन को रोक सकती है और किसी भी पर्सन को विदाउट एनी वार्निंग शूट कर सकती है। तो उसमें ये अफस्पा के अंतर्गत मिलिट्री को पावर दी जाती है। नागालैंड में ऑलमोस्ट 6 डिकेड में ये कभी भी अफस्पा यानी काफ़ी बार लगाया जा चुका है। अगस्त 2015 में जो है ये साइन हुआ था एक एग्रीमेंट, और उसके बाद यहाँ पर लगाया जा रहा है अफस्पा एक्ट। अफस्पा एक्ट सिविल सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें सिविल सोसाइटी को कोई भी छूट नहीं मिलती, कोई खास ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि अफस्पा एक्ट यानी सबसे पहले कौन से स्टेट में लगाया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी लगाई है फॉर द एलपीजी बिजनेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश के साथ इंडिया और बांग्लादेश ने जॉइंट वेंचर कंपनी इस्टेब्लिश की है। इसके बारे में हम अगर डिटेल से चर्चा करें कि इंडिया और बांग्लादेश ने भी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी का। ये लिक्विफाइड गैस का एक सेटअप तैयार किया जाएगा, एक प्लांट लगाया जाएगा इन बांग्लादेश में, और इसका एम जो होगा वो एम ये होगा कि एलपीजी टर्मिनल्स डीप वाटर पोर्ट इन बांग्लादेश पर सेटअप किया जाएगा, और एलपीजी की फैसिलिटीज़ को लो कॉस्ट पर, यानी उसके कॉस्ट को रिडक्शन, इंपोर्ट जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना, और बांग्लादेश में एलपीजी प्रोवाइड करना, यानी पुअर क्लास को एलपीजी प्रोवाइड करना। साथ साथ में कस्टमर जो हैं एलपीजी के कस्टमर्स, उनकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है बांग्लादेश में, तो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक है, ये अभी हाल ही में साइन किया गया है। तो जॉइंट वेंचर कंपनी जो है ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट है। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि गिरिराज सिंह जो प्रेजेंट टाइम पर एनिमल एंड हस्बेंड्री मिनिस्ट्री इनके पास है, इन्होंने भी हाल ही में फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया है किस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है। इसका आंसर आपको सारे आंसर लगभग सही मिल रहे होंगे, एक ही जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मत्स्य संपदा। ठीक है, मत्स्य संपदा एक योजना लॉन्च की गई है फिशरी एंड एक्वाकल्चर्स के लिए। इसके बारे में हम अगर डिटेल से चर्चा करें कि गिरिराज सिंह जो भी प्रेजेंट टाइम पर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग्स मिनिस्ट्री इनके पास है, और इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया है किसका? मत्स्य संपदा योजना का। इसका मेन एम होगा कि जो फिशरीज से रिलेटेड फार्मर्स हैं उनको एजुकेट करना, ताकि वो अपने प्रोडक्शंस को बढ़ा सकें, और इसमें कुछ नई प्रैक्टिसेस को यानी अप्लाई करना। इसकी यानी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? फर्स्ट क्वार्टर 2020 और 21 तक ये चलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि गिरिराज सिंह जो हैं वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में कितने मिलियन डॉलर का लोन दिया है, और ये मिलियन डॉलर का लोन एमएसएमई रिस्पॉन्स प्रोग्राम फॉर इंडिया के लिए होगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? 750 मिलियन डॉलर का एक लोन प्रोवाइड किया गया है एमएसएमई इंडस्ट्रीज को। यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करें
कि जो $750 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस के लिए होगा। इसका मेन एम होगा कि जो कोविड-19 क्राइसिस है इसमें जो एमएसएमई पर इम्पैक्ट पड़ा है, इस इम्पैक्ट को हम कैसे कम कर सकें और एमएसएमई सेक्टर्स में, यानी जो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें जो लिक्विडिटी की क्राइसिस चल रही है, इस लिक्विडिटी को क्राइसिस को किस तरीके से दूर किया जाए। हालांकि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लॉन्च किया था और ये एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके बावजूद यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने $750 मिलियन का एमएसएमई के लिए लोन दिया गया है। यहाँ पर ये याद रखना है। इसका मेन एम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर से जॉब को प्रोटेक्ट, यानी जो जॉब है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि कौन से बैंक ने अभी हाल ही में ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है फॉर फार्मर्स। तो फार्मर से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट होंगे इस ऐप पर मिलेंगे। तो ये ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा। HDFC बैंक के द्वारा की अगर हम बात करें, इसके द्वारा ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है और ये ऐप प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को एक ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत उन्हें सारी नॉलेज, ठीक है, इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग सारी चीज़ें इसी ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है, जैसा कि रूरल इकोसिस्टम को ज़रूरत होती है। इस ऐप में फार्मर एक्सेस कर सकते हैं सर्विस ऑफ, यानी जो एग्रीकल्चर से सर्विस रिलेटेड हैं बैंकिंग की, वो अपने मोबाइल फ़ोन पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। HDFC बैंक के बारे में बात करें तो इसके जो CEO हैं उनका नाम है क्या? दीपक पारेख। यहाँ पर याद रखना है, दीपक पारेख। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि किस पर्सन का भी हाल ही में टर्म एक्सटेंडेड कर दिया गया है फॉर 2 ईयर्स एज ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राज किरण राय जी, ठीक है। देखिए, इनको अभी हाल ही में 2 साल के लिए इनका टर्म पीरियड जो है वो क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर और जो CEO हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, जरा आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो बैंकों में MD और CEO हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो देखिए, इसका सही आंसर है बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये अपॉइंटमेंट करता है। इसके तहत अपॉइंटमेंट होता है MD और CEO का, जो भी बैंकों में होते हैं, और बैंकों के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट इसी ब्यूरो के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन है। BBB यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन कौन है? फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि हमें आ रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस का अभी एज ए CEO बनाया गया है किस पर्सन को? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रविंद्रन भाखड़न। रविंद्रन भाखड़न को क्या किया गया है? CEO बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस का। तो यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करें कि रविंद्रन भाखड़न जो है 99 यानी 1999 बैच के एक IRSS ऑफिसर्स हैं, जिनको भी हाल ही में प्रेजेंट टाइम पर CEO बना दिया गया है। किसका? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशंस का, ठीक है। अच्छा, ये जगह लेंगे किसकी? अनुराग श्रीवास्तव की। तो ये भी याद रखना, कमेंट यहीं कहीं पर नोट कर लेना आपको, अनुराग श्रीवास्तव, ये नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। अगर हम यहाँ पर CBFC की बारे में बात करें तो CBFC देखिए जो है वो क्या है? एक स्टैचुरी बॉडी है। ये स्टैचुरी बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आती है। और ये जितने भी हमारी फिल्म्स हैं उनको रेगुलेट करने और पब्लिक एग्जीबिशंस करने का काम करती है। इसका सिनेमेटोग्राफी एक्ट यानी जो 1952 है उसके अंतर्गत इसे बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके चेयरपर्सन है प्रसून जोश, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट हैं, किस बॉडी के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बैनदे। इन्होंने भी हाल ही में लॉन्च किया है अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन और इंडिया इसका एज अ फाउंडिंग मेंबर है।
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके बारे में बात करें, ये किसके प्रेसिडेंट है, तो इसके प्रेसिडेंट है UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने भी हाल ही में क्या किया है, 74th के मतलब UNGA के जो 74th है उसके प्रेसिडेंट है। तो इन्होंने भी हाल ही में लॉन्च किया है क्या, अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन, और इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर बना है। इसका मेन एम होगा कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट किया जाए और लोगों को किस तरीके से पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए, जो कि कोविड-19 के दौरान वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर जा चुके हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर लगभग 271 मिलियन पीपल जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर आए थे 2006 से 2016 के बीच में, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव माना गया था कि 2006 से 2016 के बीच में इतने लोग पॉवर्टी से बाहर आए थे। लेकिन अब फिर से कोविड-19 के दौरान एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, तो जिसके लिए ये अलायंस लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि कौन से ऑलराउंडर, यानी उस ऑलराउंडर का क्या नाम है इंडिया का, जिसे भी हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है रविंद्र जडेजा को विजडन की तरफ से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है 21st सेंचुरीज का डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद सेकंड पोजीशन है वो है किसकी, टेस्ट प्लेयर हैं, वर्ल्ड सेकंड मोस्ट टेस्ट प्लेयर ये है मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका के हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यानी स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन में हम लोग चर्चा कर रहे थे झारखंड की, तो झारखंड में आज हम लोग बढ़ते हैं और आगे के पार्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं आज के रिवर में है सबसे पहले बोकारो, जिस नदी के किनारे बोकारो स्टील प्लांट है, आप लोग सुना होगा। दामोदर रिवर्स यानी जिसको कहा जाता है यानी द सॉरो ऑफ बंगाल, झूमर करो, नॉर्थ कोयल और शंख और सुवर्ण रेखा, ये जो है रिवर है, मेजर रिवर है किसकी, झारखंड की। डैम की यहाँ पर हम बात करें तो डैम है कौन सा, मैथॉन डैम है, पैंचट डैम है और थेंगूघाट डैम से। स्टेडियम अगर यहाँ पर देखे जाए तो स्टेडियम की बात करें अगर, तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स और केनियन स्टेडियम्स, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम जी हैं, ये आपको यहाँ याद रखना है, ये स्टेडियम है कहाँ पे, झारखंड में। आगे बात करते हैं यानी फेस्टिवल्स की, तो फेस्टिवल में मनाया जाता है सराहुल फेस्टिवल है, रानी कर्मा पूजा, ठीक है, और झारखंड हाल पुनियाल फेस्टिवल, रोहिन बांधना, ये फेस्टिवल है झारखंड के। ठीक है, इसके बारे में आपको ये चीज़ याद रखना है। फोक डांस की बात करें तो यहाँ का फोक डांस है फेमस है कर्मा डांस। ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, और एयरपोर्ट है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। ठीक है, ये याद रखना है, रांची में है। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपने घर पे रहें, स्टे रहें, सेफ रहें। थैंक यू फॉर वेरी मच।